चलिए, a very very good morning to everyone. कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? चलिए, आइए कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, कुछ ही देर में आपको एक खुशखबरी सुनाने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा बचा है, पहले उसको खत्म करते हैं, राइट? लास्ट क्लास में आपको हम बता रहे थे मेथड्स टू कैलकुलेट एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट, है या ना? तो उसी में कुछ एक छोटी छोटी बातें और बची हैं, सुन लीजिए। लिखना हो तो लिखिएगा, नहीं लिखना हो तो भी चलेगा। आपके मॉड्यूल में थ्योरी गिवन है, मैं कॉपी में बोल दूंगा, वहां से भी पढ़ सकते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं, आइए जरा। प्यारे बच्चों, आप सबका ध्यान चाहिए, बोर्ड पे आ जाइए। कल की क्लास में हमने बात करा एटॉमिक वेट, शुरू हो जाऊं बच्चों, और मॉलिक्यूलर वेट निकालने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तरीके तो बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन हम अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कम से कम इतना जरूर जाने। इसी में आज से कई साल पहले जब केमिस्ट्री बन रही थी, लोग केमिस्ट्री को समझ रहे थे, तो ये अक्सर सवाल लोगों के मन में आता था, अगर आज कोई कंपाउंड बना है तो वो क्यों बना है? क्यों हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके H2O बनता है? क्यों कार्बन ऑक्सीजन मिलके CO या CO2 बनता है? ये फॉर्मेशन क्यों होता है? क्यों रिएक्शन होती है? ये बहुत पुरानी बातें हैं, लेकिन एज पर सिलेबस, वो भी आपके सिलेबस में गिवन है। इसे हम कई बार नहीं भी पढ़ाते हैं, कहते हुए कि आउटडेटेड बातें हैं, बहुत पुरानी बातें, अब तो ग्राम इक्विवेलेंट का जमाना है। जब हम ग्राम इक्विवेलेंट की बातें कर रहे हैं तो इतनी पुरानी बातों पे बात नहीं करते, लेकिन फिर भी कुछ एक चीजें आपको उसमें बतानी, एक बार सुन लीजिएगा। तो कॉपी में डाल लीजिएगा नेक्स्ट हेडिंग, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आज से कई साल पहले जब केमिस्ट्री बन रही थी, तो लोगों ने कैसे सोचा, कैसे जाना, किस प्रकार से कोई कंपाउंड बनता है। इसमें कुछ एक लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, अवोगाड्रो लॉ। बाकी सारे तो बेसिक बेसिक लॉ है, लेकिन फिर भी एक बार सबको सुनते चले। आज से कई साल पहले प्यारे बच्चों एक लॉ आया, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, जिसका नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या नाम था? आप सब बचपन से ये सुनते आ रहे हैं और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मुझे जो बताना है आप सबका ध्यान चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो ये कहता है कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा, जितना मास रिएक्शन होने के बाद ठीक वही मास प्रोडक्ट का होगा, ऐसा कहने वाला कौन सा लॉ था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बड़ी बात ये नहीं थी बच्चों, बड़ी बात ये थी, जब ये कहा गया कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। मतलब अगर आप 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट देते हो और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो जो जो बनना है बनने दो, मगर टोटल कितना ग्राम होगा? 100 ग्राम। और ऐसा आपने देखा था, अगर कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बनाते हो, तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड और 1 मोल CO2 गैस बनाएगा, मतलब कुल 2 मोल प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन जब वेट देखोगे तो 56 और 44 100 ग्राम ही आएगा। 1 मोल से 2 मोल बन सकता है, लेकिन अगर 100 ग्राम सब्सटेंस लोगे तो प्रोडक्ट 100 ग्राम ही बनने वाला है। इस पे बहुत प्यारे सवाल फ्रेम हो सकते हैं, लेकिन इसका कहने का मतलब क्या था? एक बड़ा प्यारा सवाल आता है कि आप सबको बैलेंसिंग सिखाई जाती है, बोलो हाँ या ना? ये जो बैलेंसिंग का कंसेप्ट आया, ये जो बैलेंसिंग का कंसेप्ट आया, इसका जन्म कहां से हुआ? तो याद रखिएगा, द कंसेप्ट ऑफ बैलेंसिंग वाज गिवन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब हम जब बैलेंसिंग करते हैं तो जितने एटम लेफ्ट हैंड साइड में उतने एटम राइट हैंड साइड में, ये जो कहते हैं, इसका नियम आया कहां से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। मुझे ये नहीं बताना था ये लॉ क्या है, आप सब बचपन से इतना तो जानते हैं, मुझे बस ये बताना था बैलेंसिंग का नियम आया कहां से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिएगा, लिखते चलिएगा, सुनते चलिएगा, 10 मिनट का टॉपिक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने हमें बैलेंसिंग करना सिखाया। ये सवाल अक्सर आता है, द कंसेप्ट ऑफ बैलेंसिंग वाज गिवन बाय, तो कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी के साथ एक दूसरा लॉ आया, वो जो लॉ था प्यारे बच्चों, उसका नाम था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये लॉ क्या कहता है? सुनते चलिए, साथ में लिखते चलिए, ये सब आपके मॉड्यूल लिखा है, बहुत लिखने की आवश्यकता नहीं है। कॉपी में इसलिए लिखा रहा हूं ताकि जब आप नोट्स के पन्ने पलटेंगे तो आपको याद रहे, सर ने ये भी क्लास में डिस्कस किया था, एक बार नीट के पहले पढ़ के जाना है। कॉपी में नहीं होता तो लगता है सर ने बताया नहीं था, छोड़ देते हैं। कॉपी में हेडिंग डली होती है कम से कम, तो याद आता है ये भी एक बार पढ़ के जाना है, इसी कारण से कॉपी में लिखवा रहा हूं। चलेगा, लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसका नाम ही इसका मतलब बता रहा, एक लॉ
जिसमें प्रपोर्शन यानी कि रेशियो डेफिनेट होगा, मतलब कि फिक्स होगा। सर किसका रेशियो फिक्स होगा, क्या होगा, कैसे होगा, समझते हैं। ये लॉ कहता है दुनिया में अगर कोई भी कंपाउंड लो, कोई भी कंपाउंड, लेट्स इमेजिन मैंने पानी की बात करी, किसकी बात करी, ये लॉ कहता है पानी आप किसी भी मेथड से बना लो। ये बहुत पुरानी बात है, समझना, मतलब लोग कैसे सोचा करते थे, सोचते थे यार पानी बनता है तो हमेशा H2O क्यों बनता है। तो इस लॉ ने क्या कहा, पानी को आप किसी मेथड से बना लो। और आप सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के इतना तो जान गए हैं कि वाटर जो बाई प्रोडक्ट है, न जाने कितने रिएक्शन का होता है, बोलो हाँ या ना। ये लॉ कहता है वाटर आप किसी मेथड से बनाओ, किसी भी जगह बनाओ, किसी भी दुनिया में बनाओ, जब जब पानी बनेगा, जब जब, मेरे शब्दों को सुनिएगा, यहीं पे गलती होती है, जब जब पानी बनेगा तो पानी में हाइड्रोजन का मास, पानी में, और ऑक्सीजन का मास, रुको जरा, हाइड्रोजन का कितना ग्राम, 2, ऑक्सीजन का, बोलो ना। इस लॉ का कहना है कि दुनिया में पानी, एक सब्सटेंस किसी भी मेथड से बनाइए, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, उसके जो बनाने वाले एलिमेंट है, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसके मास का रेशियो, क्या वर्ड बोला मैंने, उसके मास का रेशियो हमेशा फिक्स होगा, हमेशा एक सिंपल नंबर होगा। ये कहने वाला जो लॉ था वो क्या था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। उस समय लोगों को मोल नहीं पता था, उनको मोल नहीं समझ में आता था, उनको बॉन्डिंग नहीं समझ में आता था, उनको कोई थ्योरी नहीं पता थी। उन्हें लगता था पानी क्यों बनता है, तो कहते थे पानी के बनने के पीछे कारण है, जब जब ये कंपाउंड इस रेशियो में होगा हमेशा यही बनेगा, ये बनता है क्योंकि ये होता है, ये होता है तो ये बनता है। ये बहुत पुरानी बातें हैं कि नहीं है, ये बहुत पुरानी बातें हैं कि नहीं है। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का जमाना है। कोई पूछे पानी क्यों बनता है, बिकॉज द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, अरे हाँ या ना। लेकिन उस समय लोगों को ये नहीं पता था, वो कहते थे देखो भाई इसलिए बनता है क्योंकि दोनों के वेट का रेशियो फिक्स होता है। समझ पा रहे क्या, बस याद रखना, मोल का रेशियो नहीं बोला इस लॉ ने, किसका रेशियो बोला, मास का। बस ये बताना था, चलेगा। लिख लीजिएगा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, एक लाइन लिख लो, किसी भी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड में कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के मास का रेशियो, के मास का रेशियो फिक्स होता है, के मास का रेशियो फिक्स होता है, चाहे किसी भी मेथड से बनाओ, के मास का रेशियो फिक्स होता है चाहे किसी भी मेथड से बनाओ। लेकिन इसमें भी एक छोटी सी कमी आई है, वो कमी ये थी कि जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है वो आइसोटोप्स में लागू नहीं होता। उस समय लोगों को नहीं पता होता था। आपको याद रखिएगा, मैं कह रहा नहीं बहुत आउटडेटेड है, बहुत पुरानी बातें हैं, लेकिन क्या करें, ऐसा कभी इतिहास था, वो भी पढ़ना पड़ेगा। लिख लीजिएगा, दिस लॉ इज नॉट वैलिड फॉर आइसोटोप्स, दिस लॉ इज नॉट वैलिड फॉर आइसोटोप्स। आप सब आइसोटोप्स तो समझते हैं ना, अगर नहीं समझते तो कोई दिक्कत नहीं, अभी याद रखे रहो, जब समय आएगा आपको समझाया जाएगा। दिस लॉ इज नॉट वैलिड फॉर आइसोटोप्स। आप ऐसा समझ सकते हैं, मैं आपको वो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखना है लॉ में, बाकी सब तो बहुत कॉमन सेंस है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख देना इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जैसे बोलूं वैसे सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक तीसरा लॉ आया जो कहता था कि प्रपोर्शन तो होता है, रेशियो तो होता है, मगर मल्टीपल जगहों पे होता है। सर किसका रेशियो होता है, कैसे होता है, आ जाओ समझाता हूं। ये लॉ कहता है, जरा सुनिएगा, दो एलिमेंट, क्या कहता है, शर्त नंबर एक, कितने एलिमेंट, कितने एलिमेंट, मतलब दो अलग अलग एलिमेंट चलेंगे, लेकिन दो से ज्यादा एलिमेंट चलने वाले। ये लॉ कहता है जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होके, आपस में दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाता है, दो या दो से, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के दो कंपाउंड का नाम बता सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कितने एलिमेंट है, एक है, एक है। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, कंबाइन होके दो या दो से ज्यादा, तो ये लॉ कहता है, आइए समझते हैं, इमेजिन करते हैं, सबसे फेमस एग्जांपल मैंने आपके सामने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लिया, किसका लिया। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जितने भी कंपाउंड बनाने हैं बना लो, जितने भी बनाने बना लो, वो कहता है लॉ, जरा सुनिएगा, जब भी ये बनेगा, जब भी ये
तो एक कंपाउंड में आप सबके सामने लिखता हूं H2O, लिख दूं? अरे लिख दूं क्या? अब न जाने क्या क्या कंपाउंड हो सकते हैं, मगर उसका कहना है, सुनो सुनो, जब दो एलिमेंट कंबाइन होंगे और दो से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे और किसी एक का मास फिक्स होना चाहिए, किसी एक का मास, किसी एक का मास, मैंने क्या बोला अभी समझाता हूं। आज यहां पे कितने हाइड्रोजन है? तो 2 हाइड्रोजन मतलब कितने ग्राम? अब जो अगला कंपाउंड बनाना है उसमें भी 2 हाइड्रोजन होने, मतलब दूसरा कंपाउंड बनेगा H2 ही बनेगा, कोई तीसरा बनेगा H2 ही बनेगा, कोई चौथा बनेगा H2 से ही बनेगा। अब ये लॉ कहता है जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं, जब दो एलिमेंट और दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, किसी एक का मास फिक्स किया जाता है और दूसरे के मास का रेशियो निकाला जाता है। सुनो सुनो, और दूसरे के मास का, हाइड्रोजन का मास फिक्स हुआ कितना ग्राम? कितना ग्राम? अब दूसरा एलिमेंट कौन है? कितने ऑक्सीजन? कितने ऑक्सीजन? जरा मुझे ऑक्सीजन का मास बताओ, कितना ग्राम? और वहां पे कितना ग्राम? जरा मुझे ऑक्सीजन के मास का रेशियो बता पाओगे? एक मिनट, मैंने हाइड्रोजन के मास का रेशियो निकाला कि ऑक्सीजन का? और ऑक्सीजन का मास का रेशियो तब निकाला जब किसी दूसरे के मास को फिक्स किया। पहले दूसरे के मास को फिक्स करो, चलेगा? नहीं चलेगा। मान लो एक कंपाउंड होता HO, कौन होता? और मुझे ये लॉ वेरीफाई करना होता, तो मैं क्या करता, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करता, पहले इसको, तो बनता H2O2। अब मैं ये लॉ लगा पाऊंगा, इज दिस क्लियर? पहले किसी एक का मास फिक्स करो, अब दूसरे के मास का रेशियो निकालो, निकाल लोगे? ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन का मास 16 और 32 का रेशियो निकाल, 16 और 32 का रेशियो, ऐसा लिख दो, चलेगा? अब ये लॉ क्या कहता है सुनिएगा, दुनिया में जब भी कभी दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं, जब भी कभी, और दो से ज्यादा कंपाउंड, तो किसी एक का मास फिक्स कर दिया जाए और किसी दूसरे के मास का रेशियो निकाला जाता है, वो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो में आता है। यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक बार फिर से, जब कोई दो एलिमेंट कंबाइन होते, दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते, किसी एक का मास फिक्स कर दिया जाता और दूसरे के मास का रेशियो निकाला जाता, तो उसके मास का रेशियो हमेशा एक सिंपल होल नंबर आएगा। यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इज दिस क्लियर? अगर समझ पाए तो सब लोग बोर्ड पे आओ। कार्बन ऑक्सीजन दो एलिमेंट है, मैंने एक कंपाउंड लिखा CO, क्या लिखा? तो क्या मैं अगला कंपाउंड C2O2 लिख पाऊंगा? अब कार्बन कितना हो गया? 2। मुझे किसी एक का मास फिक्स करना, चाहे ऑक्सीजन का मास फिक्स करो चाहे, मगर किसी एक का मास फिक्स करना, तो मेरे दिमाग में दूसरा कंपाउंड आया, मैंने लिखा CO, मैंने लिखा CO2, चलेगा? आपसे सवाल पूछता हूं, क्या यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है? ऐसे नहीं, दो एलिमेंट कंबाइन होकर दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, किसी एक का मास फिक्स किया जाता है और दूसरे के मास का रेशियो निकाला जाता, वो हमेशा एक सिंपल होल नंबर में आता। एटम का रेशियो की मास का रेशियो? मास का रेशियो। यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या आप सबका ध्यान बोर्ड पे है? मैंने आपके सामने दो कंपाउंड लिए, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, चलेगा? चलेगा। एक कंपाउंड मैंने आपके सामने लिखा है N2O, चलेगा? एक कंपाउंड लिख दो N2O2, चलेगा? एक लिख दो N2O3, चलेगा? एक लिख दो N2O4, चलेगा? एक लिख दो N2O5, चलेगा? पहला सवाल, कितने एलिमेंट है? कितने एलिमेंट है? एलिमेंट समझते हो ना? कितने एलिमेंट है? कंपाउंड कितने? चलेगा? किसी भी दो एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड में जब किसी एक का मास फिक्स किया जाता है, क्या नाइट्रोजन का मास फिक्स है? अब दूसरे का मास का रेशियो निकाल ले। ऑक्सीजन कितना ग्राम? चलेगा? अब रेशियो किसका निकालू? ऑक्सीजन के मास का। ऑक्सीजन के 1:2:3:4:5। क्या एक सिंपल होल नंबर आया? क्या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है? एक मिनट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तभी वैलिड होगा जब दो एलिमेंट होने चाहिए, अलग अलग कंपाउंड में किसी एक का मास फिक्स होना चाहिए, और जब मास का रेशियो निकालोगे वो एक सिंपल होल नंबर आएगा। एटम का रेशियो नहीं, मोल का रेशियो नहीं, मास का रेशियो। उस समय लोगों को मोल पता ही नहीं था, मास ही बातें करते थे। हम तो आज समझते ना मोल क्या चीज है, तभी तो मैंने कहा था बहुत आउटडेटेड है, मगर आपके सिलेबस में साफ साफ शब्दों में लिखा है। वो चाहता है कि आप पढ़ो अकबर बीरबल की कहानी, तो हम क्या करें, पढ़ेंगे? लिखिए जरा, लिखो लिखो जल्दी से, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लिख लो। दो एलिमेंट, लिखते चलो, दो एलिमेंट कंबाइन होकर, इंग्लिश में लिखवाऊं क्या?
मई में दिक्कत आएगी। लिखो, दो एलिमेंट कंबाइन होकर टू और मोर देन टू कंपाउंड बनाते हैं। टू और, जल्दी लिखे, टू और मोर देन टू कंपाउंड बनाते हैं। किसी एक का मास फिक्स कर दो और दूसरे एलिमेंट के मास का रेशियो और दूसरे एलिमेंट के मास का रेशियो दूसरे एलिमेंट के मास का रेशियो ऑलवेज सिंपल होल नंबर आएगा। दूसरे एलिमेंट के मास का रेशियो सिंपल होल नंबर आएगा। चलेगा? ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो उस लॉ के लिए हमें पता होने चाहिए। एक एग्जांपल लिख लीजिएगा और फिर एक दो सवाल कर लेते हैं। ठीक, सवाल कैसे बनते हैं बताता हूं। लिख ले, लिख ले। एक बच्चा मुझसे कहता है, सर आप मास का रेशियो निकाल रहे हो, मेरा मन एटम का रेशियो निकालने कर रहा है। बेटा ये बताओ, आप थे क्या उस समय जब ये लॉ बन रहा था? जब कभी किसी साइंटिस्ट का स्टेटमेंट पढ़ा जाता है तो वो, हाँ, एक मिनट, उस स्टेटमेंट के हिसाब से ही चलना होता है, अपने से दिमाग नहीं लगाना होता। बार बार एक बात क्या कह रहा हूं, ये बहुत पुरानी बातें हैं। मैं तो ये भी कह सकता हूं सब बकवास है, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं नहीं है, सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा। तो जिसने जैसा कहा वही। अरे हम बहुत मॉडर्न दुनिया में जी रहे हैं, हाँ या ना? ये क्या है सर, मोल वोल की बातें करो। मगर ठीक है, कहा है लोगों ने, लेट्स गिव सम रिस्पेक्ट, राइट? लिखिए H&O, लिख लीजिए। मास का रेशियो 1:2, ठीक है। अगला एग्जांपल लिखेंगे नाइट्रोजन वाला। कुछ एक सवाल कर लेते हैं इसमें। आपको ये सोचना चाहिए, वाह यार उस जमाने में कितना लोग सोचा करते थे, उनमें कमियां मत ढूंढिए, है ना? लिख लिया होगा, तारीफ करिए, इतना तो सोचा था। सबने लिख लिया होगा। तो कुछ इस प्रकार से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अभी एक सवाल करते हैं, उसके पहले एक ये वाला एग्जांपल लिख लेना। तो मैंने बस बेसिक बातें बताई कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जब भी लगाना, बस याद रखना दो एलिमेंट और उसमें से किसी एक का मास फिक्स होना चाहिए। कुछ एक सवालों के माध्यम से इसे सीखते हैं। बच्चों, ये चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं कुछ ही देर में, लेकिन याद रखिएगा ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर चैप्टर में आपको फिर से कहेगा मैं लौट के आऊंगा। ये चैप्टर खत्म नहीं होता है, इसकी बातें अभी आती रहेंगी। अभी आपको आयोनिक पढ़ना है, आयोनिक तक ये चैप्टर आता रहेगा, ठीक है? तो ऐसा ना सोचिए चैप्टर खत्म हो रहा है। एज पर थ्योरी, मतलब कंटेंट इतना, वो कंटेंट खत्म कर रहा हूं। सवाल इसमें कभी नहीं खत्म हो सकते। इट डिपेंड्स ऑन लेक्चर, कितने लेक्चर होते उतने सवाल करते रहो। समझ पा रहे हैं क्या? कब बैच बना है, कैसा आया है, पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं। शुरू में पढ़ाओ तो 20 दिन तक यही है, लास्ट में पढ़ाओ तो 2 दिन तक यही है। समझ पा रहे हैं? डिपेंड करता है इसको आप फिट कहां कर रहे हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन दिस। ये चैप्टर ऐसे ही चलता है। फिलहाल लिख लिया होगा सबने। कुछ इस प्रकार से ये कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आइए एक सवाल लिखते हैं, लिखना जरा। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई इन विच केस, आइडेंटिफाई इन विच केस, इन विच केस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, आइडेंटिफाई इन विच केस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जस्टिफाइड। मैंने सभी सवालों को कुछ एक इस प्रकार से अरेंज कर दिया। आपको बताना है कहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जस्टिफाइड हो रहा है। लिख लें, बहुत सारे ऑप्शन हैं।
जो भी हो उन ऑप्शंस में टिक लगाइएगा और आगे बढ़िएगा। सवाल कह रहा है कहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सेटिस्फाइड हो रहा है। अपने आंसर कृपया कॉपी में लिखें। आपको बताना है कहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जस्टिफाइड हो रहा है। चलिए, कुछ 5 से 7 सवाल लिखे हैं, यहां पे बहुत प्यारे सवाल भी और बनाए जा सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल है तो बस यही सोचना है कि किसी एक के मास का रेशियो फिक्स करना है और दूसरे के मास के रेशियो का सिंपल नंबर आना ही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का जस्टिफिकेशन है। बस उन कंडीशन, चलिए पहला वाला बताओ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है कि नहीं? 2 एलिमेंट होना चाहिए, 2 से ज्यादा कंपाउंड होना चाहिए और किसी एक का मास फिक्स होना चाहिए, तो दूसरे का मास का रेशियो निकालोगे सिंपल होल नंबर आएगा, यानी यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जस्टिफाइड है। चलेगा। अगला वाला, क्यों 2 एलिमेंट 2 कंपाउंड? सर Cl और Br अलग अलग हो गया, मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जस्टिफाइड नहीं है। अगला वाला, क्यों है तो H और O। अगला वाला है क्या? अब कुछ कह रहे हैं साहब CaCl2 ये कहां बनता है CaCl, तो थोड़ा देखो सही, कंपाउंड रियलिस्ट CaCl बन जाएगा? CaCl बन जाएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ मैं मानता हूं आप 12वीं पास है, मान लूं, मैं मानता हूं भी आपने आईओ से नहीं पढ़ा, मगर 12वीं तो पास है भाई साहब, CaCl बनेगा क्या? कैल्शियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है कि नहीं है? उसमें से कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? तो अगर +2 आए तो क्या Cl यहाँ पे ऐसे जुड़ेगा भाई, CaCl2 होना चाहिए, C½ होना चाहिए। ऐसा कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करता है क्या? कुछ हाइपोथेटिकल सवाल हो, मतलब ऐसा थोड़ी है कि हर जगह मुझे रूल देखना, ये भी देखो कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता। आपने रूल लगाया 2 एलिमेंट होने चाहिए, किसी का मास फिक्स होना, अरे थोड़ा दिमाग भी तो लगाओ यार, ये कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करता नहीं है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। आओ जरा अगला वाला, SO2 H2O3, क्यों नहीं होगा? नहीं सुनाई दिया? कितने बच्चे कह रहे हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है? कितने कह रहे हैं नहीं फॉलो कर रहा है? अब इसे कहते हैं थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये क्या लिखा है SO2, आओ ना, ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा है? अब आप मुझसे कह सकते हो ये कंपाउंड एग्जिस्ट है कि नहीं, उसके लिए आपको जानकारी चाहिए बॉन्डिंग की, किसकी चाहिए? अब मैं क्या कहूंगा, अगर आपको जस्टिफाइड करना है, प्लीज आप सबका ध्यान चाहिए, जस्टिफाइड करना है तो आप ये भी तो सोच सकते हो कुछ ऐसा, मैंने आपके सामने कंपाउंड लिखा N2O, क्या लिखा, और यहां लिखा N2O2। हेलो, इस N2O2 को क्या मैं NO नहीं कह सकता? और NO, और मैं आपके सामने आपसे पूछ रहा हूं, यहां लिखा मैंने NO, क्या लिखा? और वही वाला सवाल है कि मैं आपसे कहूं NO और N2O में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा कि नहीं हो रहा, तो आप अब क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? ये वही वाली तो बात हुई कि सर आपको जब भी मल्टीपल प्रोपोर्शन लगाना है, किसी एक का मास फिक्स होना, बोलो ना यार, हाँ या ना? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आज आपके सामने यहां लिखा SO2 और H2O3, अगर मैंने इस कंपाउंड में सल्फर का मास देखा कितना है, 32, और यहाँ पे, हाँ या ना? मेरे पास दो ऑप्शन है, अगर मुझे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देखना है और वो कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करता है तो किसी एक का मास फिक्स करना पड़ेगा। वो करने के मेरे पास दो तरीके हैं, या तो इसको कर दूं मैं आधा, या तो इसको कर दूं दुगना। बोलो हाँ या ना? रुको, अभी खेल खत्म नहीं हुआ, दुगना बस करना नहीं है, उसके बाद चेक करना है मास का रेशियो सिंपल होल नंबर है कि नहीं है। रुको जरा जरा एक बार इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या बना? H2O4 चलेगा। अब बताओ कितने सल्फर हो गए, कितने हैं? रेशियो देखना है अपने को, मल्टीप्लाई किया बाद में रेशियो तो सेम ही आ जाएगा। आ जाओ देखते हैं कितने सल्फर हुए, 2 ग्राम, बोलो कितने ग्राम? 64 चलेगा। सल्फर, क्या सल्फर का मास फिक्स है? दो एलिमेंट से बनने वाले दो से ज्यादा कंपाउंड में जब किसी एक के मास को फिक्स किया जाता है और दूसरे के मास का रेशियो निकाला जाता है, यही है कि नहीं है? अब मैं किसका रेशियो निकालूं? ऑक्सीजन का। आ जाओ निकालता हूं, सब बच्चे सुन रहे हो ना? कितने ऑक्सीजन है? 4। 4 ऑक्सीजन का मास लिख दो 64 चलेगा। कितने ऑक्सीजन? 48 चलेगा।
अब चेक करो ये सिंपल होल नंबर है कि नहीं है। अगर सिंपल होल नंबर नहीं होता तो कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन वैलिड नहीं है। 16 चौको 16, हाँ या ना, 16 4 जा 16, क्या लिखो यहाँ पे 4:3। रुक जाओ, फिर से आप ट्रैप मत होना सर मैं तो एटम का नंबर बताऊंगा। हमेशा सवाल क्या फ्रेम करेगा, आपको रूल से चलना पड़ेगा। आज यहाँ पे दोनों के मास का रेशियो कितना है 4:3। ये सिंपल होल नंबर है कि नहीं है? तो मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है कि नहीं है? मैं फिर कहता हूं मल्टीपल कैसे लगाओगे, दो एलिमेंट होने, दो से ज्यादा कंपाउंड होने, किसी एक का मास फिक्स होना, कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, हाइपोथेटिकल सवाल एक अलग चीज है। ऐसा सवाल नीट में नहीं आएगा, आप भी जानो, मैं आपसे इसे चेक कर रहा था कि आंख बंद करके तो नहीं सवाल कर रहे हो, समझ पा रहे क्या? मगर ये कंपाउंड एग्जिस्ट करने वाला, कंपाउंड कौन एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, वो किसका पार्ट है, केमिकल बॉन्डिंग का। हेलो, अब मैंने कहा इस कंपाउंड में एक सल्फर था, तो खुद से भी मल्टीप्लाई करके सोच सकते हो ना सर, खुद से मल्टीप्लाई किया तो दो सल्फर हो गए 32 64 64। अब मैंने ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकाला। इज दिस क्लियर? फिर पूछता हूं, बताओ ये मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा कि नहीं कर रहा? कर रहा है। इज दिस क्लियर? तो आंसर है हाँ कर रहा है। अगला वाला, इसमें तो आपको मैंने खेल आसान कर दिया, कितने सल्फर एक, कितने सल्फर एक, तो 32 32 कितना हुआ यहाँ पे 32 48। हेलो, सल्फर का मास फिक्स है कि नहीं है? ऑक्सीजन का मास का रेशियो निकालो, 32 48 2:3 चलेगा। क्या ये मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है? कर रहा है। अगला वाला कहीं से नहीं फॉलो कर रहा है। इज दिस क्लियर? शानदार। एक आखिरी लॉ लिख ले, ये स्टेटमेंट याद होने चाहिए आपको। कितने लॉ हो गए बोलो जल्दी से। नंबर 1 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बैलेंसिंग का कंसेप्ट कहां से आया? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में मोल का रेशियो निकालते कि मास का? मास का। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में मोल का रेशियो मास का? मास का। किस एलिमेंट का? दूसरे एलिमेंट का जिसका फिक्स रेशियो मास का नहीं है। हेलो, मास का फिक्स रेशियो, उसका रेशियो नहीं, दूसरे का। चलेगा? लिखना जरा नेक्स्ट पॉइंट, अवोगाड्रो लॉ। नेक्स्ट पॉइंट अवोगाड्रो लॉ। सब लोग बोर्ड पे आ जाइए। एक कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं, पूछ लूं? आ जाओ। दुनिया के किसी भी गैस के एक मोल का वॉल्यूम बोलो। 22.4 लीटर एट एसटीपी। और अब मुझे बोलने देना, ठीक? इमेजिन करते हैं CO2 गैस है। कौन सी गैस है? एसटीपी एनटीपी हमेशा है ना। अगर CO2 गैस है, अगर और उसका एक मोल लोगे तो वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। अब ऐसे मैं कह रहा हूं, आ जाओ, मेरे पास यहाँ पे दो बर्तन है, एक ये वाला बर्तन रहा, एक ये वाला बर्तन रहा। अरे मान लो यहाँ पे कंडीशन है एचटीपी, कौन सी है? और यहाँ पे भी कंडीशन है, मतलब वही टेम्परेचर वही प्रेशर। नाउ द बेस्ट पार्ट इज वही वॉल्यूम, वही, मतलब सिंपल सी बात है, प्रेशर भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है। यहाँ मैंने गैसेस भरी हैं बड़ी बड़ी, सबको दिख रही है, और यहाँ मैंने गैसेस भरी हैं छोटी छोटी, सबको दिख रही है। मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल बड़े बड़े, यहाँ पे मॉलिक्यूल छोटे छोटे। अगर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सेम है, अगर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, अगर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, अगर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, तो बताओ अंदर मॉलिक्यूल सेम होंगे अलग होंगे? ये पहले, आज से कई साल पहले कहने वाले साइंटिस्ट का नाम था अवोगाड्रो। क्या नाम था? उसके बाद एक इक्वेशन आ चुकी, इसका नाम था आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। हेलो, अगर प्रेशर है सेम, वॉल्यूम है सेम, टेम्परेचर है सेम, तो मोल भी होगा सेम। ये तो कॉमन सेंस है, हाँ या ना? लेकिन जब नहीं था उस समय भी किसी बंदे ने कहा था, उसका क्या नाम था? अवोगाड्रो। उसने कहा था तो टू कंटेनर हैविंग सेम कंडीशंस ऑफ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर विल कंटेन सेम मोल्स, विल कंटेन सेम। अब यहाँ पे सवाल कैसे बनाता है सुनना, यहां भरो CO2, यहां भरो हीलियम, ध्यान से सुनना, यहां भरो, यहां भरो। लेट्स इमेजिन यहां पे CO2 के एक मोल, CO2 के, तो हीलियम के, CO2 मॉलिक्यूल है कि एटम? हीलियम। चलेगा? चलो ऐसे समझते हैं, अब मैंने यहाँ पे हीलियम नहीं, मैंने यहाँ पे O2 भरा। क्या भरा? मान लो इसका 1 मोल, मान लो इसका 1 मोल, मान लो। सवाल आपसे नेगेटिव कहां कराता, वहां आ रहा हूं, ठीक? इसके कितने मोल माने? इसके अंदर 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल के हैं कि CO2 एटम के? और यहाँ पे 1 मोल O2। जब प्रेशर होगा सेम, वॉल्यूम होगा सेम, टेम्परेचर होगा सेम, तो दोनों बर्तन में गैसेस के मॉलिक्यूल सेम होंगे कि एटम सेम होंगे? मॉलिक्यूल।
अंडर सेम प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर मॉलिक्यूल सेम होगा, एटम सेम हो कोई जरूरी, वो तो डिपेंड करता है गैसेस के नेचर पे। अवोगाड्रो लॉ ने क्या बोला समझ पाए क्या? लिखो जरा एक लाइन, अंडर सेम कंडीशन ऑफ, अंडर सेम कंडीशन ऑफ, अंडर सेम कंडीशन ऑफ PVT, pressure volume and temperature, PVT, under same condition of PVT, gases will be having, gases will be having, gases will be having equal molecules, gases will be having equal molecules, साइड में लिखना बादल बना के, not necessarily atom, not necessarily atom, not necessarily atom, एटम हो कोई जरूरी, एक डायग्राम बना लेना, एसटीपी एसटीपी, अगर एसटीपी ना हो, कोई भी प्रेशर कोई भी वॉल्यूम कोई भी टेम्परेचर हो, अगर वहां फला मोल है तो यहां पे भी फला मोल होंगे, समझ पाए क्या? वहां पे एक्स है तो यहां पे भी एक्स होंगे। हालांकि बाद में आइडियल गैस से जस्टिफाइड होता है, बस याद रखना अवोगाड्रो साहब ने मॉलिक्यूल बोला था, एटम नहीं बोला था, इसी में घुमाता है आपको। दोनों बर्तन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे कि अलग? सेम। लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी सेम। कोई दिक्कत? हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड अवोगाड्रो लॉ। किसने क्या कहा याद रहेगा? आपके मोल कंसेप्ट के मॉड्यूल का सवाल नंबर 1 एक्सरसाइज 1 का मोल कंसेप्ट एक्सरसाइज 1 सवाल नंबर 1 इसी पे बेस्ड है। जब उन्होंने एटम का रेशियो पूछा है उस समय लॉ नहीं बोला, तो सवाल तो है ही अपने आप में, मगर जब लॉ बोले तो लॉ भी पता होना चाहिए। वही वाली बात है, कॉलरॉस लॉ का स्टेटमेंट आया था, क्या पता जब उन्होंने कहा है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तो किसी साइंटिस्ट का स्टेटमेंट आ जाए, तो अपने को एज इट इज वो स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा। चलेगा? अरे चलेगा, चलेगा। प्यारे बच्चों, यहीं पे ढेर सारे आपको सवाल देखने को मिलेंगे। यहीं पे एक लॉ और आया था, लॉ था गाई लुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लिख देंगे, गाई लुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, जल्दी लिखे, गाई लुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अमेरिकन नाम है, इसे कई बार हम लोग गाई लुजैक्स बोलते हैं, ठीक है। ये लॉ क्या कहता है, आ जाओ, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। ये लॉ कहता है जब भी कभी गैसियस रिएक्शंस होती हैं, कैसी रिएक्शन? जब भी कभी गैसियस रिएक्शन होती है, कैसी रिएक्शन? गैसियस। याद रखिएगा ये लॉ केवल केवल किसके लिए वैलिड है? गैसियस। ये लॉ कहता है कि जब भी गैसेस रिएक्शन होती हैं तो चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, जो भी गैसेस के वॉल्यूम का रेशियो है, किसका रेशियो? गैसेस के वॉल्यूम का रेशियो, गैसेस के वॉल्यूम का रेशियो। एक मिनट, थोड़ा पल भर की लॉ छोड़ दो, आप मुझे बताओ, जब ये रिएक्शन होगी तो इसका 1 मोल जाएगा, तो इसका 1 लीटर जाएगा, तो ये आपको सिखाया कि नहीं सिखाया? लेकिन ये पहली बार किसी ने एक्सपेरिमेंट करके साबित किया था, वो लॉ ये है। मतलब ये जो आपको बचपन से पता है, अरे पता है ना, वो पहली बार किसी ने बताया था एक्सपेरिमेंट करके, ऐसा नहीं था वो आसमान में आया था, हर चीज एक्सपेरिमेंट से आती है। चलेगा? लिखिएगा, गैसेस के वॉल्यूम का रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। चलेगा? यहां पे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता है खत्म, एज पर योर नीट सिलेबस। इतने लॉज आपको पता होने चाहिए। चलेगा भाई? अब यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट बता रहा हूँ और 1-2 सवाल कराता हूँ, फिर इस चैप्टर करते हैं फिनिश। हेलो, ये चैप्टर फिर लौट के आएगा इक्विलिब्रियम में, फिर लौट के आएगा आयोनिक में, चलता रहेगा आपके साथ। चलेगा? एक फैक्ट बता रहा हूँ, बता दूं क्या? आप लोगों ने आईओसी का नाम सुना है? उसमें एस ब्लॉक का नाम भी सुना है? सुना है क्या? तब तभी तो मैं कह रहा हूँ सुना है, ठीक। तो एस ब्लॉक में ऐसा आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा था कि हाँ,
जो CO2 गैसेज है, जैसे समझना कहीं पे CO2 गैस है, मान लो यहाँ पे रूम में CO2 गैस है, राइट? अभी कुछ दिनों पहले कोरोना आया था, है ना? तो उसमें वो मशीन आया करती थी, ऑक्सीजन लेवल बताती थी ऐसे, याद है कि नहीं याद है? याद है कि नहीं याद है? हाँ, जो भी नाम था मशीन का, फला फला, वो कैसे बता देती थी यार ऑक्सीजन लेवल कितना है। वहीं पे कुछ मशीनें ऐसी होती है, जैसे आज मैं यहाँ पे रख दूं तो वो मुझे बता देंगी इस रूम में कितना ऑक्सीजन है। कंसेप्ट क्या होता है, जैसे मान लो आज यहाँ पे मैंने कोई रिएक्शन कराई, राइट? कंबस्शन कराया तो कंबस्शन में CO2 गैस आई। कौन सी गैस आई? अब CO2 गैस आई कितनी, इसको बताते कैसे? देख के थोड़ी बताते हो सर 5 लीटर आ रहा है, ये बताते कैसे? तो होता क्या है, कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमें याद होने चाहिए। कुछ केमिकल सब्सटेंस कैसे, आ जाओ जरा। अगर कभी बोले ओजोन, क्या बोले? एक तेल होता है तारपीन का तेल, सुना है क्या? टर्पेंटीन ऑयल इंग्लिश में कहते हैं। जो तारपीन का तेल होता है, जो टर्पेंटीन ऑयल होता है, बहुत बढ़िया ओजोन को एब्जॉर्ब करता है। किसको? अब सवाल कैसे बनेगा सुनना। मान लो कोई रिएक्शन है, आ जाओ सब लोग बोर्ड पे। O2 से बन रहा है ओजोन। O2 मान लो, बैलेंस कर लोगे ना? नहीं कर पाओगे। यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 3, चलेगा? रुको, पहले मुझे बताओ इसका 3 मोल जाएगा तो 10 मोल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इधर आइए। आपसे बन जाएगा, मान लेते हैं, ठीक। ये जो ओजोन है आया कितना, इसका पता कैसे करें? तो जहां रिएक्शन होती है वहीं पे टर्पेंटीन ऑयल होता है। कौन सा ऑयल होता है? टर्पेंटीन ऑयल पूरा का पूरा ओजोन कर लेता है एब्जॉर्ब। क्या करेगा? तो जब भी कभी सवाल बोले ओजोन, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए टर्पेंटीन ऑयल इसको एब्जॉर्ब करेगा। चलेगा? सबसे ज्यादा जो सवाल आता है वो आता है ऑक्सीजन पे। O2 जब पहले आजकल जैसे डिजिटल फोटोग्राफी आ चुकी है, पहले जब वो रील विल साफ करते थे फोटो की, है ना, तो उसमें वो सिल्वर का सॉल्ट लिया करते थे। उस समय एक सॉल्यूशन लेते थे, उसका नाम था पायरोगैलॉल। क्या नाम था? शायद आप लोगों ने ऑइल केमिस्ट्री पढ़ भी लिया होगा। बेंजीन 3OH, छोड़ो, एक नाम था पायरोगैलॉल। ठीक, पायरोगैलॉल जब एल्कलाइन होता है, कैसा होता है? एल्कलाइन। उससे हम लोग बोलते हैं एल्कलाइन, मतलब बेसिक मीडियम में। एल्कलाइन पायरोगैलॉल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो O2 को एब्जॉर्ब करता है। O2 को, अब समझना, आपके पास हाथ में, लेट्स इमेजिन एक बर्तन में एल्कलाइन पायरोगैलॉल 100 ग्राम है। कितना ग्राम है? और आपने जैसे कैसे एटमॉस्फेयर रखा जहां O2 था, तो वो O2 क्या करेगा? एब्जॉर्ब। तो उसका वेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जितना वेट बढ़ा, पता चल गया मतलब इतना O2 आके एब्जॉर्ब हुआ है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन कंटेंट पता चलता है। तो ऑक्सीजन कंटेंट कभी पता करना हो, कौन सा सब्सटेंस है? एल्कलाइन पायरोगैलॉल। इन द सेम वे CO2 SO2 के लिए एल्कलाइन सॉल्यूशन। एस ब्लॉक में ऐसा पढ़ाते थे वो, लाइम वाटर वगैरह, कि जब हाँ CO2 गैस को पास करते हैं, CO2 गैस एब्जॉर्ब हो जाती है, याद है? तो इस प्रकार से CO2 गैस का अमाउंट पता चलता है। अब सवाल है, इस पे सवाल कैसे बनता है बताता हूं, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ट्रिपल स्टार बना के, सम फैक्ट लिख लो बच्चों। कुछ कह रहे सर ये सब मोल कंसेप्ट में ही है क्या? लिख लो। हाँ बेटा, ये मोल कंसेप्ट में ही है। वीडियो बहुत फ्लक्चुएट हो रही, मैं अपने एंड से रिफ्रेश कर देता हूं, आप भी अपने एंड से करते रहिए। आप पढ़ रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। वो सफर जो 8 लेक्चर पहले शुरू हुआ था, बस कुछ ही देर में थमने वाला है, और आगाज होने वाला है कुछ ऐसे नए लम्हे का जब सब कुछ थम सा जाएगा। अचानक से आपकी दुनिया जहां है वहीं थम जाएगी। यही चाहते हैं आप? लिख लेना जरा। Cl2 गैस कहां एब्जॉर्ब होगा? वाटर में। एक बड़ा प्यारा सवाल जेई मेन का है, वो ले रहा हूं मैं यहाँ पे। सवाल कैसे बनते हैं बता रहा हूं, ठीक? बोलो सवाल। ये आपको याद रखना पड़ेगा कुछ फैक्ट। ऑक्सीजन एल्कलाइन पायरोगैलॉल, CO2 SO2 एल्कलाइन सॉल्यूशन, अमोनिया एसिडिफाइड सॉल्यूशन। अगर कोई भी एसिडिफाइड सॉल्यूशन है, आयनिक इक्विलिब्रियम में यूज होगा। अमोनियम सॉल्ट कैसे बनते हैं? कभी भी कोई एसिडिफाइड सॉल्यूशन है, वहां अमोनिया गैस वो हो जाएगी एब्जॉर्ब। चलेगा? सवाल कैसे बनते हैं, सवाल के मान सिखाता हूं, सिखा दूं क्या? एक सवाल लिखिएगा जरा। 10 ml ऑफ, आराम से लिखना सवाल, 10 ml ऑफ, सवाल में स्टार लगा देना, 10 ml ऑफ अननोन हाइड्रोकार्बन, 10 ml ऑफ अननोन हाइड्रोकार्बन on reaction with, on reaction with 33 ml of O2, on reaction with 33 ml of हाइड्रोकार्बन। कितने ml है? 10। ऑक्सीजन कितने ml है? तो क्या आप ये मान सकते हो कि सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा?
क्या आप ये मान सकते हो सारा हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाएगा? बिना सवाल पढ़े कुछ भी नहीं मान सकते। अरे बोलो ना। आगे लिखो 33 ml of O2 undergoes complete combustion of hydrocarbon. Undergoes complete combustion of hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबशन होता है। Undergoes complete combustion of hydrocarbon at 373 Kelvin. At 373 Kelvin. रुको, हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबशन हुआ कि नहीं हुआ? तो खत्म कौन होगा? O2 की हाइड्रोकार्बन? O2 खत्म हुआ कोई जरूरी? ये सवालों का इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है। ऐसा ही सवाल आपको पीवाईक्यू मिलेगा। मैंने कहा था पहले केवल 2 ही सवाल कठिन है, मगर सच में उम्दा लेवल के सवाल आए थे। अगर उस लेवल का पेपर फिर से बना भाई साहब तो मजा आ जाएगा। अपने को तैयार होना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं क्या? आपको ही मजा आएगा। उसने कहा 373 केल्विन, कितना टेम्परेचर है? 373। अब बताओ O2 खत्म हुआ कि नहीं हुआ? कोई जरूरी सवाल पढ़ना पड़ेगा। लिखना if the produced gaseous mixture, if the produced gaseous mixture, if the produced gaseous mixture along with gaseous mixture of remaining substance, if produced gaseous mixture along with produced gaseous mixture along with remaining volume of along with volume of gaseous volume of remaining substance, मतलब अगर कोई सब्सटेंस बचा है तो उसका वॉल्यूम। ठीक, मैं फिर से बोलता हूं, if produced gaseous mixture, मतलब जो गैसियस मिक्सचर बना वो किसी भी हाइड्रोकार्बन का, सुने, किसी भी हाइड्रोकार्बन का जब कंबशन होगा तो कौन सी गैस बनेगी? CO2 एंड H2O। H2O गैस बनेगा कि लिक्विड बनेगा? आपको कैसे पता गैस? टेम्परेचर अगर 373 से कम होता तो क्या मानते? लिक्विड। हाँ या ना? तो जो भी गैसियस मिक्सचर बना along with मतलब जो भी बचा, मुझे नहीं पता क्या बचा, क्या पता हाइड्रोकार्बन बचा, क्या पता O2 बचा, जो भी बचा उसके भी वॉल्यूम को along with वॉल्यूम ऑफ, क्या लिखा आपने? रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ, along with रिमेनिंग सब्सटेंस, या लिख लें वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सब्सटेंस। सुनो, मैं कह सकता हूं, एक मिनट रुको, along with gaseous mixture of, रुकेंगे, along with gaseous mixture, सुन ले, remaining substance, हेलो, इसका क्या मतलब समझा पहले बताओ? जो बचा है, अगर इसी का पर्यायवाची मैं आपसे कह दूं along with volume of remaining substance, का कोई दिक्कत है? बोलो ना। along with gaseous mixture of remaining substance passed through alkaline NaOH solution, passed through alkaline NaOH solution, passed through alkaline NaOH, रुक जाओ, किस किस मिक्सचर को कहां से पास किया? फील आ गया? then passed through alkaline NaOH solution, then total 8 ml, then total 8 ml, then total 8 ml gas obtained, then total 8 ml gas obtained। रुकना, कितना ml ऑक्सीजन था? 33 ml। अब जो भी प्रोडक्ट बना, जो भी, उसको आपने किससे पास किया? NaOH से। NaOH किसको अब्सॉर्ब करेगा? बाकी किसी को अब्सॉर्ब करने वाला? क्या ये समझ पा रहे हैं? देन 8 ml तक आ गया। देन कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ, then calculate volume of water vapor, then calculate volume of water vapor in the mixture, then calculate volume of water vapor in the mixture if, अरे लिख तो लो, if 10 ml of oxygen left behind, if 10 ml of oxygen left behind, लंबा सवाल हो गया। if 10 ml of oxygen left behind, कितना लाइन सवाल हुआ?
चलो, जो भी लाइन का था, मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है CXH2। आ जाइए, इसकी रिएक्शन किसके साथ हुई? O2 के साथ। तो क्या बनेगा? CO2 और H2O। एक मिनट, आपका ध्यान चाहिए प्लीज। O2 के कितने ml थे? 33। कितने ml बचे हैं? कितने ml बचे हैं? 33 थे, कितने बचे? डन। मतलब कितने जल गए? चलेगा। अब वो कहता है ये जो पूरा का पूरा मिक्सचर, प्लीज आपका ध्यान चाहिए, ये जो पूरा का पूरा, इसमें कुछ वॉल्यूम CO2 का भी होगा, कुछ वॉल्यूम H2O गैस माने कि लिक्विड माने? इस पूरे मिक्सचर को किस में पास किया? NaOH में। वो किसको एब्सॉर्ब करेगा? चलेगा। करेगा नहीं करेगा? वो किसको एब्सॉर्ब करेगा? अब जब CO2 को एब्सॉर्ब कर लिया तो कितना ml बचा? बोलो बच्चों, कितना ml बचा? ये जो 8 ml बचा वो किसका होगा? सोच के जवाब देना। पूछ रहा हूं मैं आपसे, एक बार फिर से आ जाओ प्लीज, साथ में चलो ना यार। मुझे बस ये बताना था सवाल कैसे बन रहे हैं। ऐसे सवाल आए तो ठीक, नहीं आए तो आपको समझना हमें सोचना क्या है। अगर आपसे बोला टोटल कितना ml O2 था? 33। कितना ml बचा? 10। मतलब कितना ml जल गया? जो जल गया उससे मतलब अभी ये भी बचा है, बोलो हाँ या ना। बचा है कि नहीं बचा है? मैं बस फील कराना चाह रहा हूँ कंसेप्ट क्या है। ठीक, कितना ml बचा है? 10 ml। अब 10 ml O2 भी तो गैस है ना, ये भी तो पूरा गैस है ना। मतलब आप ऐसे समझो, मेरे पास एक कंपोनेंट A है, एक कंपोनेंट B है, एक कंपोनेंट C है। आपने इसको पास किया NaOH से, बोलो हाँ या ना। इसमें से कौन एब्जॉर्ब होगा? केवल CO2। अब जब CO2 एब्जॉर्ब होके आपको वॉल्यूम मिला, वो कितना ml मिला? कितना ml मिला? अब दिमाग लगाओ, जो 8 ml है वो इसका है कि इन दोनों का है? कितना ml है? अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं, लेट्स इमेजिन आज यहाँ पे O2 कितना ml बोला है? 10 ml। अगर आपसे पूछूं पानी कितना ml है, तो शायद अभी आप नहीं बता सकते क्योंकि हाइपोथेटिकल लग रहा, सर ये संभव ही नहीं है। जब O2 10 ml बचा है तो 8 ml कैसे बचा? फिलहाल लॉजिक क्या था? क्या ऐसा ही सवाल ओजोन के लिए, क्या ऐसा ही सवाल O2 के लिए, क्या ऐसा ही सवाल किसी कंपाउंड में बनाया जा सकता है? कल को Cl2 के लिए बनाया जा सकता है, लेकिन Cl2 होगा तो किससे पास कराओगे? वाटर से। आज मैंने इन दोनों बनाया तो किससे पास कराया? एल्कलाइन से। O2 होगा तो एल्कलाइन पायरोगेलोल। अब आपको ये याद नहीं है तो फिर सवाल नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको याद होना। फिलहाल अगर मैं आपको इसका ऑप्शन दूं, कितना ml बचेगा, कौन बचेगा, तो मुझे बताओ ये सवाल में पानी बचेगा कि हाइपोथेटिकल डाटा में सवाल है? इमेजिन करते हैं इसी सवाल में मैंने आपसे कहा होता O2 का 5 ml बचा, कितना ml? क्या अब आप मुझे बता सकते हो वाटर कितना ml? कितना ml? 3 ml। ये सवाल पढ़ने में आपको बहुत लेंदी लग सकते हैं, ये सब लास्ट ईयर के मॉड्यूल था, वो सब हटा दिया था, लगा कि कभी आएगा नहीं, लेकिन सारे सवाल थे। ठीक, इसीलिए मैं इसको करा रहा हूं, इसकी एलपी आपको अलग से दूंगा, चलेगा। आपको सोचना क्या है, ये सवाल पढ़ने में 6 लाइन 7 लाइन 8 लाइन के हो सकते हैं, लेकिन आप बस इस इमेजिनेशन को याद रखना कि कौन सा सब्सटेंस कहां एब्जॉर्ब होता है, चलेगा। अभी फिलहाल इस सवाल के हिसाब से कितना ml O2 बचा है? 10। तो बताओ वाटर वेपर उसमें होगा कि नहीं होगा? सर वाटर वेपर होगा, लेकिन जो सवाल है वो काल्पनिक ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है अगर एक ऑप्शन होता मोर इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड या मोर इन्फॉर्मेशन नीडेड, या सवाल कहता है इनसफिशिएंट डाटा, तो शायद वही आंसर होता। अरे हाँ या ना, नीचे आंसर लिखिएगा। सिंस 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 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज सिंस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज 10 ml, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज, असली सवाल दिया है, इसका आंसर था इनसफिशिएंट डाटा। ठीक है, यही पे सवाल फ्रेम है तो अपन इसको 10 ml ना कहकर 5 ml लिख लेते हैं। अरे चलेगा। सिंस ऑक्सीजन इज, क्या लिखा आपने? 10 ml। हेंस 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 न्यूमेरिकल इज हाइपोथेटिकल, हेंस न्यूमेरिकल इज हाइपोथेटिकल, और वी कैन से आंसर विल बी इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, और वी कैन से आंसर इज इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, चलेगा। अगर कभी ऐसा कोई सवाल आए तो अपने को इनिशियल टोटल वॉल्यूम को कंपेयर करना पड़ेगा और फिर कुछ इस प्रकार से सवाल कर सकते हैं। इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, चलेगा। अगर और सवाल में इंफॉर्मेशन होता हाइड्रोकार्बन क्या है सर और क्या है, तो फिर हम बता पाते हैं। अभी इस लेवल पे तो हम नहीं बता सकते। 10 ml है तो 10 ml सर कैसे बचा, अगर टोटल आप कह रहे हो 8 ml है, राइट? या तो 10 ml से ज्यादा है या तो वो 8 ml 10 ml से कम है, यस और नो। फिलहाल हमने अभी तक क्या क्या सीखा आज की और कल की क्लास में? मेथड्स टू कैलकुलेट एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, सबको क्लियर है? इक्विवेलेंट मेथड आपको एक बार रेडॉक्स से पढ़ना पड़ेगा, प्लीज पढ़ लेना। हेलो, इक्विवेलेंट वेट की सारी कहानी कहां पढ़ा रखी है? रेडॉक्स में। अगर किसी को लगे तो वो देख लेना। उसके बाद वोलेटाइल क्लोराइड मेथड जरूर याद रखिएगा।
वोलेटाइल क्लोराइड मेथड, याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद आपने बात करी लॉज पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन और बहुत सारे फैक्ट। अगेन ये जो मैं कल से बता रहा हूं ये सब नहीं भी पढ़ाते थे, और अगर पढ़ा रहे हैं तो एक बार रिवाइज करना है, बस ये मकसद है। चलेगा, नीचे क्रॉस करिएगा, लिखिएगा द एंड। बता रहा हूं, आपका यहां पे होमवर्क रहेगा, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क ईएलपी कंप्लीट। अभी एक ईएलपी आपको और मिलेगी, राइट? ईएलपी कंप्लीट, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। कल एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन रहेगा, कल एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन रहेगा, तो मुझे किसी कीमत पे कल एक्सरसाइज 1 खत्म चाहिए। चलेगा, उसके बाद आपका होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 2 कंप्लीट। अभी एक्सरसाइज 3 मत करना, केवल एक्सरसाइज 1 और 2 खत्म करेंगे और ईएलपी खत्म करेंगे। कल डिस्कशन रहेगा एक्सरसाइज 1 का। चलेगा, नए पन्ने में सुनहरे अक्षरों से हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल इक्विलिब्रियम है। केमिकल इक्विलिब्रियम। कुछ बच्चे कह रहे सर आपने खुशखबरी तो बताई नहीं। यही हमारी खुशखबरी है और यही हमारी अगली खुशखबरी है। कोई खत्म होता है तो हम खुश होते हैं, कोई शुरू होता है तो हम खुश होते हैं। नहीं समझ पाए? एक चैप्टर खत्म, अगला चैप्टर शुरू, यही तो खुशखबरी है। और क्या खुशखबरी है? आपको क्या लगा और क्या खुशखबरी सुनाएंगे? कुछ कह रहे सर छुट्टी वुट्टी बताओ तो अच्छा लगे। खैर आ जाओ, आप सबका ध्यान चाहिए। हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट, इसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले चैप्टर का फ्लो देख लो, चैप्टर का तरीका देख लो। सब लोग बोर्ड पे आ जाइए, लिख लिया हेडिंग? मैंने केमिकल यहां लिखा, बीच में स्पेस छोड़ा क्या? और फिर यहां क्या लिखा? इक्विलिब्रियम। मुझे आपको सिखाना है इक्विलिब्रियम। क्या सिखाना है? बोर्ड पे आइए ना सब लोग। उसके पहले ये जो स्पेस है इसे फुलफिल करते हुए यहां पहुंचना है, और स्पेस के पहले सबसे पहला वर्ड क्या है? केमिकल। अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको केमिकल समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? और फिर समझना पड़ेगा वो स्पेस जो बीच में है, और फिर समझना पड़ेगा इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम तक आने का खेल ऐसा नहीं है कि शुरू होते से शुरू हो जाता है, वो धीरे धीरे करके आएगा। सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? केमिकल। मुझे आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर, काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम, थर्मो। जब मैं इक्विलिब्रियम कहता हूं, सुनते चलिएगा प्लीज, जब मैं इक्विलिब्रियम कहता हूं, बोलना बिल्कुल नहीं, जब मैं इक्विलिब्रियम कहता हूं तो उसमें साथ में आयनिक भी फ्री में आता, क्योंकि केमिस्ट्री के 3 बेसिक सवालों का जवाब था। इन तीनों चैप्टर से सवाल हर साल आते हैं। मतलब समझना मेरी बात को, पहले कभी सरफेस से नहीं भी आते थे, सॉलिड से नहीं भी आते थे, कोरोना के समय से आने लगा था, उसके पहले नहीं आता था। अब तो उन्होंने कहा कि रहने दो। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनसे सवाल आते ही आते हैं, उनमें वो 3 चैप्टर हैं। ऑफ कोर्स और भी हैं, मगर ये 3 से तो आते ही आते हैं। उनमें एक है काइनेटिक्स, एक है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के साथ आयनिक फ्री में आता है, और एक है प्यारे बच्चों थर्मो। इससे सवाल ना मिले ऐसा एक भी सवाल, एक भी साल नहीं हो सकता, आपको सवाल मिलेगा मिलेगा। तो मैं सरल भाषा में इतना कह दूं, हम हमारी फिजिकल केमिस्ट्री के इतने बड़े पोर्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, और ध्यान सुनते चलिएगा। सबसे पहले चैप्टर का नेचर समझो। जब मैंने आपको इलेक्ट्रो पढ़ाया तो कुल कितने हिस्सों डिवाइड किया चैप्टर? 4। जब मैंने आपको काइनेटिक्स पढ़ाया तो कितने हिस्सों डिवाइड किया था? 3। रेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट एंड द मैकेनिज्म। याद आ रहा है? अगर आप इक्विलिब्रियम पढ़ना चाहते हैं तो इस पूरे इक्विलिब्रियम को, क्योंकि मुझे आयनिक प्लस इक्विलिब्रियम पढ़ना है, इसे हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होगा हमारा थ्योरेटिकल इक्विलिब्रियम। क्या होगा बच्चों? अभी चैप्टर के पहले मैं इसकी रूपरेखा बता रहा हूं कैसे पढ़ना है। सबसे पहले क्या होगा? थ्योरेटिकल। मतलब यहां पे मैं सारी एनसीईआरटी की बातें करूंगा, वो सारे पॉइंट कवर करूंगा जो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में लिखे होंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। जब थ्योरेटिकल इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो हम आएंगे इसके मैथमेटिकल पार्ट में, जहां मैं आपको केपी और केसी से सारे न्यूमेरिकल बताऊंगा। लिसन केयरफुली, हमारा जो सिलेबस है वो केवल केपी और केसी है, लेकिन फिर भी जब मैं क्लास में सवाल कराऊंगा तो थोड़ा बहुत केएक्स उनकी बातें करूंगा, लेकिन एज पर न्यू सिलेबस मात्र क्या है हमारा सिलेबस? केपी और केसी। सर फिर क्यों वो करोगे? वही वाली बात है। देखो यार, दो चीजें होती हैं, जब सिलेबस रिड्यूस होता है तो माइट बी पॉसिबल जैसा था पेपर वैसा ही आए, माइट बी पॉसिबल सवालों का लेवल अच्छा बढ़ जाए।
अगर सवालों का लेवल अच्छा बढ़ गया तो जो कोर है केमिस्ट्री की, उनसे सवाल तो बनाता ही बनाता है एक बंदा जो केमिस्ट्री का है। जिस बंदे को केमिस्ट्री की समझ है, वो केमिस्ट्री के जो कोर टॉपिक है, ये केमिस्ट्री के कोर टॉपिक है। थर्मोकेमिस्ट्री का कोर नहीं है, वो तो साइंस का कोर है, लेकिन केमिस्ट्री का कोर केमिकल इक्विलिब्रियम आयन, ये कोर टॉपिक है, इनसे सवाल अच्छे फ्रेम होते हैं। तो हम जब केपी केसी पढ़ेंगे, जो हमारा सिलेबस है, थोड़ा बहुत केएक्स की भी बातें करेंगे। सरल भाषा में सबसे पहले चैप्टर का कौन सा हिस्सा होगा? थ्योरेटिकल। फिर होगा केपी एंड केसी। मतलब अगर आप फील करना चाहो तो ऐसे कहूंगा, पहले बताऊंगा इक्विलिब्रियम पहले क्या क्या हमें पता होना चाहिए, फिर बताऊंगा इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो क्या क्या होगा, इक्विलिब्रियम आएगा तो, अब जब जीवन में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, रिएक्शन के जीवन में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, सब कुछ थम सा जाएगा, सब कुछ, तो आप कहीं दूर खड़े होंगे, आपसे देखा नहीं जाएगा, सब कुछ थमा थमा सा है। तो आप क्या करेंगे? उस इक्विलिब्रियम को करेंगे डिस्टर्ब। क्या करेंगे? जब आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे तो रिएक्शन, एक रिएक्शन, देखो दुनिया में कई तरह की रिएक्शन है, जो रिएक्शन रिवर्सिबल है, उसकी मात्र एक आखिरी इच्छा है कि मुझे इक्विलिब्रियम पे आना है। ये कुछ ऐसा है कि एक बच्चा जो पढ़ रहा है, उसकी इच्छा है कि भाई साहब मुझे सिलेक्शन होना है। अगर गलती से वो जब कॉलेज पहुंच जाए, गलती से उसके पास फोन आ जाए, बेटा कॉलेज छोड़ दो, क्या उस बच्चे को बर्दाश्त होगा? क्या उससे देखा जाएगा? एक रिएक्शन जो चल रही थी इसलिए और चलती है तब तक जब तक उसके जीवन में क्या जाए? इक्विलिब्रियम। वहीं आप दूर खड़े होकर देख रहे होंगे, उसको छेड़ोगे तो अच्छा लगेगा उसे, उस रिएक्शन को बर्दाश्त नहीं होगा, है मुझे डिस्टर्ब कर दिया। और जब आप इक्विलिब्रियम के पे डिस्टर्ब करेंगे तो रिएक्शन खुद को एडजस्ट करेगा। वो एडजस्ट करने की कहानी हमें सिखाते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल्स। किस नाम से? ली चैटलियर प्रिंसिपल को मैं कहूंगा प्यारे बच्चों, ली चैटलियर प्रिंसिपल, कृपया ऐसे शब्द ना बोले जो अच्छे ना लगे। ली चैटलियर प्रिंसिपल को हम बोलेंगे लॉकअप प्रिंसिपल। अब ठीक है, तो इस चैप्टर को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला होगा थ्योरी, फिर होगा केपीकेसी, फिर होगा लॉकअप। क्या होगा? मतलब अगर आपने डिस्टर्ब किया तो फिर लॉकअप प्रिंसिपल आएगा, चलेगा? रुकिएगा, जब आप चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, दिमाग में फ्लो, हम कितने हिस्से पढ़ रहे हैं? 3। सबसे पहला थ्योरी, एनसीईआरटी पूरी कवर, दूसरा केपीकेसी न्यूमेरिकल पूरा कवर, थर्ड पार्ट इज ली चैटलियर प्रिंसिपल, दैट इज लॉकअप प्रिंसिपल, चलेगा? सबसे पहले मन में सवाल लाओ, सर केमिकल क्या है? प्लीज लिसन केयरफुली, केमिकल क्या है? किन किन जगह पे हम इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं? दुनिया की हर जगह पे इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले नहीं है। उसके बाद बीच में स्पेस है, ये जो स्पेस है, यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो इक्विलिब्रियम को पढ़ने के लिए हमें पहले से पता होने चाहिए। मतलब ये कुछ ऐसा है कि मुझे पढ़ाना है, जो कि कितने हिस्से में है, मगर उसके आने के पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? उसके पहले भी केमिकल। इज दिस क्लियर? मन में सवाल लाओ, इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम क्यों आता है? कैसे आता है? आता है तो क्या क्या होता है? क्या खासियत है इक्विलिब्रियम की? क्यों पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम? केमिस्ट्री कितने सवाल थे? 3। सबसे पहला सवाल, कुछ क्यों होता है? होता है तो कितनी हद तक होता है? और तीसरा सवाल, किस रफ्तार से होता है? तो क्या ये हमें हद का जवाब देने वाला है? ये कैसे हद बताएगा? उस सारी बातों पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा, प्यारे बच्चों, जब भी हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, मैं हमेशा एक वर्ड बोला करूंगा, रिएक्शन। क्या बोलूंगा? अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या वर्ड बोला? जब भी मैं रिएक्शन बोलता हूं, बच्चे अक्सर सोचते हैं केमिकल रिएक्शन। अगर आपने केवल केमिकल रिएक्शन सोचा, क्या सोचा? तो फिर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ पाएंगे। रिएक्शन का मतलब केवल केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। जब मैं बोलूंगा रिएक्शन, तो आपको क्या क्या सोचना है, मतलब वही समझो कि सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं? केमिकल। तो केमिकल में हमेशा एक वर्ड बोलूंगा, रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? रिएक्शन। रिएक्शन बोलते आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, पहले उस पर काम कर रहा है, राइट? तो कॉपी में हेडिंग डाल लिया क्या? 3 हिस्से बना लो चैप्टर के, थ्योरेटिकल, केपी एंड केसी, लॉकअप, ली चैटलियर प्रिंसिपल। हम लोग इसे लॉकअप बोलेंगे, चलेगा? एक बात। दूसरी बात, याद रखिएगा, मैं आपको जितनी बातें बताऊं बस उसी दायरे में सोचना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम, ऐसा नहीं है। हम पढ़ रहे हैं अपने एनसीईआरटी के सिलेबस वाला इक्विलिब्रियम। किसका पढ़ रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूं, धीरे धीरे सारी बातें क्लियर करता हूं, लिखते चले, जल्दी सेटिंग डाल लें। लिख लिया होगा? 3 डब्बे बना लें, थ्योरेटिकल इक्विलिब्रियम, केपी एंड केसी, लॉकअप, चलेगा? नीचे लिखिएगा, सबसे पहला वर्ड रिएक्शन। कहानी स्टार्ट हो रही है रिएक्शन से। अगर आप इक्विलिब्रियम को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? रिएक्शन। जब भी बोलूं मैं रिएक्शन, क्या बोलूं?
तो आपके मन में हमेशा दो शब्द आ जाए। जब भी बोलूं मैं रिएक्शन, आपके मन में हमेशा कितने शब्द आए? दो। या तो हो सकता है वो फिजिकल, या तो हो सकता है वो केमिकल। रुकिएगा, या तो हो सकता है वो, या तो हो सकता है। अब पहले बोर्ड में समझ लो, फिर लिखना। आ जाओ। जब भी बोलूं मैं फिजिकल, क्या बोलूं? फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। मैंने बोला रिएक्शन, तो बच्चा ये ना सोचे केवल केमिकल रिएक्शन, वो फिजिकल भी हो सकता है वो। अब सवाल है फिजिकल का मतलब क्या है? अगर कभी बोला जाए फिजिकल रिएक्शन, क्या बोला जाए? तो आपको समझना है ऐसी रिएक्शन, ऐसी जिसमें फिजिकल स्टेट होगा चेंज, जिसमें फिजिकल स्टेट होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखा प्यारे बच्चों, H2O सॉलिड से बना H2O लिक्विड। सब लोग बोर्ड पे आओ जरा, बाद में लिखना H2O सॉलिड से बना H2O। बताओ ये एक फिजिकल रिएक्शन है कि नहीं है? पहले कंपाउंड क्या था? कंपाउंड क्या था? फिजिकल स्टेट क्या था? नहीं बोला। कंपाउंड H2O था, कंपाउंड आज भी H2O है। मतलब फॉर्मूला बदला? केमिकल कंपोजिशन बदला? उसमें जो भी एलिमेंट जैसे थे वैसे ही हैं, मगर बदला है तो केवल क्या? केवल फिजिकल स्टेट का बदलना। सुनो, केवल, उसे बोलेंगे फिजिकल रिएक्शन। मैंने बोला रिएक्शन, क्या बोला? बेटा हम ये पढ़ रहे हैं रिएक्शन के लिए, तो ये मत सोचना सर ने बोला है केमिकल रिएक्शन। आपको सोचना सर ने या तो बोला फिजिकल या तो बोला केमिकल। चलेगा। अगर वो केमिकल रिएक्शन है, अगर वो, तो उसमें फिजिकल स्टेट भी चेंज हो सकता है, उसमें फिजिकल स्टेट भी चेंज हो सकता है, और साथ में उसमें केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो सकता है। मैंने क्या बोला समझाता हूं। सब लोग बोर्ड पे आओ जरा। अरे आ गए क्या? मैंने आपके सामने लिखा प्यारे बच्चों अमोनिया। क्या लिखा? अमोनिया से लिख दिया मैंने N2+H2। एक मिनट, केमिकल कंपोजिशन बदला कि नहीं बदला? हाँ बैलेंस कर दूंगा, इतना तो पता है ना आपको। केमिकल कंपोजिशन बदला कि नहीं बदला? इसका फिजिकल स्टेट, इसका फिजिकल स्टेट, इसका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट बदला, लेकिन कंपोजिशन बदला है। अगर फिजिकल रिएक्शन है तो कंपोजिशन नहीं बदलेगा, केवल क्या बदलेगा? फिजिकल स्टेट। लेकिन मैंने आपके सामने एक रिएक्शन और लिखी, जरा सुनिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, क्या लिखा? से बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। एक मिनट, पहले कंपाउंड क्या था? सॉलिड। यहां पे क्या है? सॉलिड। यहां पे क्या है? पहला सवाल, क्या फिजिकल स्टेट बदला है? फिजिकल स्टेट तो बदला है, फिजिकल स्टेट तो, लेकिन सबसे अहम पहलू केमिकल कंपोजिशन भी बदला है। तो बताओ ये केमिकल रिएक्शन हुई कि नहीं हुई? एक सवाल पूछता हूं, पूछ लूं क्या? जो भी फिजिकल, अभी लिखवा दूंगा, जो भी फिजिकल रिएक्शन है, देखो देखो, जो भी, उनमें केमिकल कंपोजिशन बदलेगा। जो भी फिजिकल रिएक्शन, उसमें केवल फिजिकल स्टेट बदलेगा। फिजिकल रिएक्शंस आर हैविंग ओनली चेंज इन फिजिकल स्टेट। केमिकल रिएक्शंस आर हैविंग चेंज ओनली इन केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन भी बदल सकता है, फिजिकल स्टेट भी बदल, केमिकल कंपोजिशन भी बदल सकता है, केमिकल कंपोजिशन बदलेगा ही बदलेगा, फिजिकल स्टेट बदल सकता है। लिखिएगा, जैसे बोल रहा हूं ऐसे लिखते चलना, ठीक? चैप्टर शुरू हो रहा है धीरे धीरे। हेलो, चैप्टर शुरू हो रहा है धीरे धीरे। हाँ, यहां लिखिएगा फिजिकल, एक लाइन लिख लो, रिएक्शंस इन विच फिजिकल स्टेट चेंजेस। ऐसे कॉलम बना के लिखते चलना, ठीक? रिएक्शन इन विच फिजिकल स्टेट चेंजेस ओनली, साइड में कहीं ओनली जरूर लिखना। रिएक्शन और ओनली को गोला लगा देना। रिएक्शन इन विच फिजिकल स्टेट चेंजेस ओनली, यहां लिख लेना। रिएक्शन इन विच केमिकल कंपोजिशन, रिएक्शन इन विच केमिकल कंपोजिशन मस्ट चेंजेस। मैं AR के सवाल कर रहा था, डेफिनेशन भी लिखा दिया, ठीक? रिएक्शन इन विच केमिकल कंपोजिशन मस्ट चेंजेस, नीचे लिखना फिजिकल स्टेट मे और मे नॉट बी चेंजेस। फिजिकल स्टेट मे और मे नॉट बी, फिजिकल स्टेट बदल भी सकता है और नहीं भी। यहां एग्जांपल लिख लेना, H2O सॉलिड से बना H2O लिक्विड। मतलब मैं ऐसे कहना चाहता हूं प्यारे बच्चों, एग्जांपल लिख लेना, मैं ऐसे कहना चाहता हूं, जब हम पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम, क्या पढ़ते हैं? तो इक्विलिब्रियम क्या है, क्यों है, कैसे है, सब बताऊंगा। इक्विलिब्रियम के पहले समझो केमिकल क्या है, केमिकल के पहले समझो रिएक्शन क्या है। हमारा जो केमिकल इक्विलिब्रियम, एक मिनट, हमारा चैप्टर इक्विलिब्रियम नहीं है, हमारा चैप्टर क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम। और वो केमिकल इक्विलिब्रियम दो ही जगह पे चलेगा, एक चलेगा फिजिकल, एक जगह केमिकल। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि हम जो पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं
वो दो जगह पे वैलिड है या दो जगह पे हम पढ़ते हैं। एक होगा फिजिकल रिएक्शन के लिए, एक होगा केमिकल रिएक्शन के लिए। और आपके सिलेबस में साफ साफ शब्दों में लिखा है केमिकल इक्विलिब्रियम फॉर फिजिकल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम फॉर केमिकल रिएक्शन। चलेगा? एक बात, अब ये दुनिया में जितनी भी रिएक्शन है या तो होंगी फिजिकल या तो होंगी, अरे हाँ या ना, इन रिएक्शंस को हमने फर्दर क्लासिफाई किया। इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले आपको रिएक्शन पहचानना सीखना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन नहीं पहचान पाओगे तो जब लॉकअप में आओगे लॉकअप कंसेप्ट नहीं लगेंगे। आपको रिएक्शन पहचानने ही नहीं आ रहा रिएक्शन है कौन सी। हेलो, तो अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं पहले रिएक्शन को पहचानना सीखना पड़ेगा। कैसे? आओ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। चले क्या? आ जाओ सब लोग बोर्ड पे। मैंने आपको क्या रिएक्शन वर्ड का मतलब बताया? जब भी बोलूं मैं रिएक्शन, क्या बोलूंगा? तो आपके मन में कितने ख्याल आएंगे? या तो होगा, या तो होगा, चलेगा। अब इसको मैं ऐसे बोलता हूं, या तो होगा फिजिकल या तो होगा। इन दोनों रिएक्शन को हमने फर्दर क्लासिफाई किया। दुनिया में जितनी भी रिएक्शन है या तो होंगी फिजिकल या तो होंगी, उनको हमने फर्दर क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ हीट, ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of speed, on the basis of direction, on the basis of फलाना, on the basis of ढकाना। न जाने कितने क्लास थे, लेकिन अपने अपने काम के इस चैप्टर के लिए हमें ये क्लासिफिकेशन समझ में आना। हमने रिएक्शन को कितने तरह की है? दो। अब किसके बेसिस क्लासिफाई किया? हीट। किसके बेसिस पे? जब हीट के बेसिस पे क्लासिफाई किया, दुनिया की जितनी भी फिजिकल थी या जितनी भी केमिकल थी वो दो ही कैटेगरी में थी, या तो थी एक्सो या तो थी, सुना सुना लग रहा। अब इस चैप्टर में क्या समझना वो बताता हूं। कॉपी में नेक्स्ट पॉइंट में आपने ऐसे कॉलम बनाया था ना, नेक्स्ट पॉइंट में ऐसे कॉमन कॉलम बना देना। समझ पाए मैंने क्या बोला? जो लोग नहीं समझ पाए उनके लिए बेटा, आपने रिएक्शन लिखा था, फिर यहां फिजिकल यहां केमिकल लिखा था, अब ऐसे कर दो, ऐसे। समझ गए? अब समझ गए? ऊपर लिख देना ऑन द बेसिस ऑफ हीट। अब दुनिया की सभी रिएक्शंस को, मैंने रिएक्शन बोला कि केमिकल रिएक्शन बोला? दुनिया की सभी रिएक्शन को हमने किसके बेसिस क्लासिफाई किया? हीट। जब हीट के बेसिस पे क्लासिफाई किया तो कितने तरह की रिएक्शन? दो। एक होगी एक्सो, एक होगी। अब इस चैप्टर के लिए हमें क्या जानना अभी बताता हूं, पहले लिख लो। एक होगी एक्सो, एक होगी एंडो। अच्छा, एंडोथर्मिक फिजिकल है कि केमिकल? नहीं सुनाई दिया? फिजिकल भी एक्सो हो सकता है, केमिकल भी एक्सो हो सकता है, फिजिकल भी एंडो हो सकता है। अरे हाँ या ना? चलिए, अब दुनिया की जितनी भी रिएक्शन थी, एक मिनट, अब एक्सो एंडो क्या है अभी बताता हूं। एक बार सारा क्लासिफिकेशन कर ले क्या? इन रिएक्शंस को हमने फिर से क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ऑन द बेसिस ऑफ, अभी आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ के आए? केमिकल काइनेटिक्स। मोल के पहले कौन सा चैप्टर? काइनेटिक्स के पहले, इलेक्ट्रो के पहले, रेडॉक्स के पहले, भूल तो नहीं गए? स्पीड में क्या आपने दुनिया की सभी रिएक्शन तीन कैटेगरी क्लासिफाई किया था? या तो होगी वेरी फास्ट, नहीं सुनाई दिया? या तो होगी वेरी, या तो होगी मॉडरेट, याद आ रहा है, और या तो होगी वेरी। एक मिनट, क्या हर बच्चे को याद है? मैं पता क्या सिखा रहा हूं, रुक जाओ, मैं ये सिखा रहा हूं, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। आइए जरा, मैंने बोला रिएक्शन, क्या बोला? या तो होगी फिजिकल या तो होगी, अब जो फिजिकल है या तो होगी एक्सो या तो होगी, अब जो एक्सो है या तो होगी वेरी फास्ट या तो होगी मॉडरेट या तो होगी, समझे क्या? अब जो फिजिकल की भी एंडो है या तो होगी वेरी फास्ट या तो होगी मॉडरेट या तो होगी स्लो। नहीं समझे? इधर आओ, केमिकल वो भी है एक्सो, वो भी होगी एंडो। इज दिस क्लियर? अब जो कह रहा हूं सुनिएगा ध्यान से, सुन रहे हो क्या? ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ऑन द बेसिस ऑफ, वेरी फास्ट का मतलब पता है? वो रिएक्शन 10 की पावर माइनस, चलो छोड़ो, हम ये पढ़ते ये पढ़ते ये पढ़ते हैं, ये पढ़ और ये पढ़ना, हम क्या पढ़ते हैं? जाने अनजाने में हमारा जो सिलेबस हमेशा किसका होता है? मॉडरेट का। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि हम पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, हम पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम ना, केमिकल इक्विलिब्रियम हाँ, उसमें भी रिएक्शन का हाँ, उसमें भी एक होगा फिजिकल एक होगा केमिकल, उसमें भी हम केवल कैसे रिएक्शन ले रहे हैं? मॉडरेट। अभी जो मॉडरेट है एक्सो भी हो सकती है, और कैसे पहचाने क्या करेंगे सब बताता हूं, पहले एक बार क्लासिफिकेशन लिख लो, लिखते चले। इन रिएक्शंस को हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो दुनिया में दो तरह की रिएक्शन पाई गई। कुछ रिएक्शन ऐसी थी जिनको हमने क्या बोला? रिवर्सिबल, और कुछ रिएक्शन ऐसी जिनको बोला इरिवर्सिबल। व्हाट इज द बेस्ट पार्ट?
फिजिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, मैंने बता दिया। वेरी फास्ट, मॉडरेट, वेरी स्लो ऑलरेडी बता दिया। अब सीखने के लिए केवल 4 ही रिएक्शन बची है, एक्सो, एंडो, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। बोलो हाँ या ना। सबसे पहले रिएक्शन को पहचान करना सीखिए। रिएक्शन पहचान नहीं पाएंगे तो आप आगे इस चैप्टर को पढ़ नहीं पाएंगे। रिएक्शन आपके सामने लिखी होगी, आपको देख के बताना होगा कौन है एक्सो, कौन है एंडो। आपको बताना होगा कौन है रिवर्सिबल, कौन है रिवर्सिबल। वो नहीं बता पाओगे तो चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे। कैसे पहचानते बताने वाला हूं। इज दिस क्लियर? आइए जरा, अब एक चीज बताओ, दुनिया की कोई भी रिएक्शन है, कोई भी, मैंने रिएक्शन बोला, आपके मन में फिजिकल आया, केमिकल आया? बस यही है। अगर अगर केमिस्ट्री का बंदा रिएक्शन बोलेगा तो भैया सिंपल सी बात है, केमिकल रिएक्शन आएंगे। लेकिन आपको मैंने कहा नहीं, केमिकल रिएक्शन एक अलग शब्द है, फिजिकल रिएक्शन एक अलग शब्द है। पहले इसको समझो। मैं रिएक्शन बोलूं तो हमेशा केमिकल है कोई जरूरी, फिजिकल भी हो, वो एक्सो एंडो कुछ भी हो सकता। बोलो हाँ या ना। एक मिनट, क्या मैंने आपको फिजिकल रिएक्शन मतलब बता दिया? इसका मतलब बता दिया। केमिकल रिएक्शन में फिजिकल स्टेट चेंज होगा ही होगा, पूछ रहा हूं। लेकिन फिजिकल रिएक्शन में केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा ही होगा। फिजिकल स्टेट चेंज होगा ही होगा। फिजिकल स्टेट चेंज हो भी सकता है और नहीं, ये बता दिया। ये 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 कहां बताया? बताया कि नहीं बताया? एक मिनट रुक जाओ जरा। मॉडरेट रिएक्शन अक्सर मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। हर मॉलिक्यूलर रिएक्शन मॉडरेट होती है, याद है? मतलब मुझे सिखाना, एक एक्सो, एक एंडो, रिवर्स सिखा दूं क्या? कॉपी में अलग सेटिंग डालिएगा, एक्सो एंड एंडो, एक्सो एंड एंडो। एक तरफ लिखिएगा एक्सो, एक तरफ लिखिएगा एंडो। सर हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? इक्विलिब्रियम ना। क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। और अभी उसमें भी क्या चल रहा है? केमिकल वर्ड का मतलब। हेलो, अभी केवल केमिकल वर्ड का मतलब बता रहा हूं। केमिकल है, फिर बीच में स्पेस है, फिर कहीं जाके इक्विलिब्रियम है। अरे मान लो ना, इक्विलिब्रियम मेन एक्टर है। मान लीजिए मूवी शुरू होती है, कभी मेन एक्टर आता है क्या? पहले छोटे मोटे कलाकार आते हैं, फिर हीरो की एंट्री होती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो इक्विलिब्रियम की एंट्री होगी, राइट? आइए, एक्सो लिखते चले बस, है ना? एक्सो, और एक क्या हुआ? एंडो। कुछ बातें जो मैंने आपको सिखा रखी है पहले से। एक्सो में हीट रिलीज होती है, एब्जॉर्ब। शानदार। एक्सो में हीट, अरे पता है कि नहीं पता है? अच्छा, हीट रिलीज, इसको अपन ने कैसे याद किया था? अगर कभी एक्सो है मतलब हीट होगा एग्जिट, हीट होगा। सीखने के मूड से नहीं बैठेंगे तो कैसे सीखेंगे? लिखो जरा, लिखते चलेंगे, सुनते चलेंगे। अगर हीट हुई रिलीज तो वो क्या होगा? एक्सो। लिख लेंगे एग्जिट, ऐसे याद रखना है, वहां लिख देना। ठीक है बेटा, यहां लिखिएगा हीट रिलीज की हीट एब्जॉर्ब। इसे कैसे याद रखोगे? दो दो, है ना? हीट दो दो, यस और नो। लिख लीजिएगा जरा, लिखते चलो जल्दी जल्दी। कुछ आपको पहले से बता रखा, नया क्या है अभी बताता हूं। यार हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा था क्या? हम लोगों ने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया था? मैं बनाऊंगा, आप हाँ या ना कहना प्लीज। साथ में चलो ना बेटा, सब लोग चलो, सब लोग आइए। मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया। क्या बनाया? एक्सो का ग्राफ ऐसा, ऐसा, ऐसा। एक्सो में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा कि प्रोडक्ट की? दुनिया की हर चीज क्या होना चाहती है? स्टेबल होने का मात्र एक रास्ता। स्टेबल होने के कई रास्ते, उसमें से एक रास्ता एनर्जी का और एक रास्ता इक्विलिब्रियम का है। इक्विलिब्रियम दुनिया में रिएक्शंस को स्टेबिलिटी देता है। कैसे देता है पहुंचाऊंगा वहां तक। अभी हम केवल केमिकल वर्ड का मतलब समझ रहे हैं। केमिकल में कितने कितने शब्द आ रहे हैं, टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं। आप समझो, अभी हम शब्दावली सीख रहे हैं, राइट? उसमें आपके सामने मैंने कहा, अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम। एनर्जी ज्यादा तो स्टेबल, एनर्जी ज्यादा तो स्टेबल, एनर्जी कम तो स्टेबल। किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी के बेसिस पर, मेरी लाइन सुनना, किसी भी प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है रिएक्टेंट से। ट्रू और फॉल्स? चलेगा। लेकिन अगर मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया एंडो का, तो क्या कुछ ऐसा बनाऊंगा? क्या प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा? क्या रिएक्टेंट की एनर्जी? कौन ज्यादा स्टेबल? किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट से ज्यादा स्टेबल है। सही कह रहा हूं? अगर रिएक्शन है एक्सो, कौन है? अब सब लोग बोर्ड में जाओ, बाद में लिखना। अगर रिएक्शन है
तो क्या आप मुझे स्टेबिलिटी बता दोगे? कौन ज्यादा स्टेबल, किससे ज्यादा? अगर रिएक्शन एंडो, स्टेबिलिटी बता दोगे कौन ज्यादा, किससे ज्यादा? चलेगा। प्यारे बच्चों, क्या आप सबको एक्सो एंडो की पहचान पता है? एक्सो का डेल्टा एच कैसा होता है? एक्सो का डेल्टा एच, एंडो का डेल्टा एच, कितना आपको पता है कि नहीं पता? अगर मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखता हूं, कोई कॉपी में लिखेगा प्लीज, मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा ए से बना बी, ए से बना, और मैं आपके सामने लिख देता हूं प्लस क्यू, बताओ हीट रिलीज की अब्सॉर्ब, क्यू का मतलब हीट होता है, हीट रिलीज की अब्सॉर्ब, एक्सो की एंडो। मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा ए प्लस क्यू से बना पी, एक्सो की एंडो, नहीं सुनाई दिया? हीट रिलीज की अब्सॉर्ब, इस हीट को इधर ले आओ, इधर ले आओ, मैंने अरे ले आओ ना यार, मैंने आपके सामने लिखा ए माइनस क्यू से बना बी, बोलो एक्सो की एंडो, इस क्यू को उधर भेजो, मैंने लिखा ए से बना बी माइनस क्यू, एक्सो की एंडो, क्यू ऐसे लिखा हो तो एक्सो, क्यू ऐसे लिखा हो तो एंडो, माइनस करके लिख दे तो फिर इधर माइनस है तो उल्टा चलेगा। इज दिस क्लियर? अगर प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा ए से बना बी, क्या लिखा? इसका डेल्टा एच बोला नेगेटिव, बताओ ये एक्सो है कि एंडो? मैंने आपके सामने लिखा रिएक्शन ए से बना बी, इसका डेल्टा एच पॉजिटिव, बताओ ये एक्सो है कि एंडो? अरे बोलो हाँ या ना। प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने रिएक्शन कुछ ऐसे लिख दिया, आप सबका ध्यान चाहिए बोर्ड पे, ए से बना बी, बताओ ये एक्सो है कि एंडो? है? नहीं बता पाओगे। हीट के बेस से दुनिया दो तरह की रिएक्शन है, एक है एक्सो, एक है कहाँ हीट रिलीज, कहाँ हीट एब्जॉर्ब चलेगा। पहचानने के लिए लिखना पढ़ना आना, रिएक्शन लिख देगा तो एक्सो एंडो पहचान लोगे। कभी कभी ऐसा भी होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो कुछ नहीं लिखेगा, आपको पहचानना पड़ेगा एक्सो है कि एंडो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा, अपनी काहे की फैक्ट्री हुआ करती थी? क्या अमोनिया के फैक्ट्री में वाली रिएक्शन हुआ करती थी? N2+3H2 से बना 2NH3, हाँ या ना? अरे बोलो ना यार। अभी हम मोल कंसर्न चूना पत्थर खरीदते थे बार बार, क्या चूना पत्थर का डिकम्पोजिशन सबको करना आता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना CO+CO2। इज दिस क्लियर? मैं आपके सामने रिएक्शन लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, पूछ रहा हूं मैं आपसे, H2O सॉलिड से बना H2O लिक्विड, H2O सॉलिड से बना, मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा H2O लिक्विड से बना H2O गैस, क्या ये भी या तो होंगी एक्सो या तो होंगी? कैसे पहचाने इन रिएक्शन को? अब हम कैसे पहचाने? या तो हमें दुनिया की सारी रिएक्शन याद हो, लेकिन हमें दुनिया की सारी रिएक्शन याद, इन रिएक्शन को पहचानने का एक बड़ा ही शानदार जोरदार तरीका है, बता दूं क्या? बता दूं क्या? अब आप निकालना करना डेल्टा एन जी, क्या निकालना? डेल्टा, अभी लिखवा दूंगा, पहले समझ लो। डेल्टा, डेल्टा का मतलब, सर आप क्या पहचानना बता रहे हो? कौन है एक्सो, कौन है एंडो? सर वो क्यों पहचानना जरूरी है? वो पहचानोगे तभी चैप्टर पढ़ पाओगे, समझ में नहीं आएगा तो नहीं समझोगे चल क्या रहा है। पहले पहचानना पड़ेगा कौन है एक्सो, कौन है। मुझे बताओ, क्या डेल्टा का मतलब चेंज है? एन का मतलब है स्टोइशियोमेट्री, एन का मतलब है, डेल्टा का मतलब, एन का मतलब, सब लोग बोलेंगे, बोलेंगे डेल्टा का मतलब, बोलेंगे डेल्टा का मतलब, एन का मतलब, जी का मतलब, अरे हाँ या ना? आप सबका ध्यान चाहिए, कैसे? आ जाओ जरा, ये पहली रिएक्शन दिख रही क्या? अच्छा, इसकी स्टोइशियोमेट्री गैस है कि नहीं है? इसकी स्टोइशियोमेट्री, इसकी डेल्टा एन जी, अभी मैं कॉपी में लिखवा दूंगा, उसका मतलब होता है समेशन, समेशन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, प्रोडक्ट होता है फाइनल की रिएक्टेंट होता है फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन केवल गैस गिनना है, चलेगा? तो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। क्या सबका ध्यान बोर्ड पे है? झूठ बोलते हो, किसी का ध्यान बोर्ड पे नहीं है क्या? आइए जरा, इसकी स्टोइशियोमेट्री, इसकी, इसकी डेल्टा एनजी निकाल लोगे? बोलो डेल्टा एनजी, मैं लिख रहा हूं 2 - 4, 2 - 4, 2 - 3 + 1, 2 - 4 कितना? डेल्टा एनजी नेगेटिव है या पॉजिटिव? डेल्टा एनजी नेगेटिव है पॉजिटिव? इधर आओ, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है कि लिक्विड गैस? कैल्शियम ऑक्साइड, CO2, डेल्टा एनजी निकाल लोगे? कितना आया? एक मिनट, अगर कभी, क्या बोला मैंने? किसी का डेल्टा एनजी आएगा निगेटिव, कैसा आएगा? तो समझ जाना वो है एक्सो, और अगर कभी किसी का डेल्टा एनजी आए पॉजिटिव तो समझ जाना वो है एंडो। नहीं समझे? हैबर प्रोसेस, बताओ एक्सो है कि एंडो? डेल्टा एनजी कैसा आया? एक्सो है कि एंडो? नहीं सुनाई दिया?
मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा, H2O सॉलिड से बना H2O गैस। अरे मान लो, बताओ एक्सो है क्या एंडो? डेल्टा एनजी निकालो, पॉजिटिव नेगेटिव, एक्सो है क्या एंडो? हीट एब्सॉर्ब रिलीज, हाँ या ना? मैंने आपके सामने प्यारे बच्चों रिएक्शन लिखा कुछ ऐसे, जरा सुनिएगा। अमोनिया का डिकम्पोजिशन हुआ, अमोनिया का, और प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से बना N2+3H2। डेल्टा एनजी बताओ जल्दी से। 3 1 4, 4 माइनस 2 कितना? 2। क्या डेल्टा एनजी 2 आया? एक्सो क्या एंडो? चलेगा? कोई भी रिएक्शन लिख दो, बता दोगे? नहीं बता पाओगे। सल्फर प्लस O2 से बना SO2। हेलो, ये है गैस, ये है गैस, ये है सॉलिड। डेल्टा एनजी बोलो, डेल्टा एनजी बोलो, डेल्टा एनजी बोलो। एक्सो क्या एंडो? एक्सो क्या एंडो? मैंने आपके सामने लिखा H2+I2 से बना 2HI। डेल्टा एनजी बोलो, डेल्टा एनजी बोलो। आधे कह रहे डेल्टा एनजी कैसा निकाल रहे हैं? जो नहीं चला साथ में छोड़ना पड़ेगा। अब डेल्टा एनजी कितना आया? 0। कब तक हाथ पकड़ के ले चलेंगे, है ना? डेल्टा एनजी बराबर 0, यस और नो? एक्सो क्या एंडो? डेल्टा एनजी देख के एक्सो एंडो बताना मात्र एक तरीका है, काम चलाऊ। उससे हमारा पूरा इक्विलिब्रियम का काम तो हो जाएगा, लेकिन वो कोई यूनिवर्सल मेथड। अगर दुनिया की हर रिएक्शन को एक्सो एंडो पहचानना चाहते तो आपको पढ़ना पड़ेगा थर्मो। क्या पढ़ना पड़ेगा? तब तक सोच लेना इस चैप्टर के लिए, डेल्टा एनजी पॉजिटिव तो एंडो, डेल्टा एनजी नेगेटिव तो एक्सो, काम चल जाएगा। आप पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन, उसमें लिख लेना जल्दी से। ये लिख लिया था, एक्सो एंडो लिख लो। 2 मिनट और बोल दूंगा सर को, लिख लो जल्दी, लिख ले। यार डिस्कशन अभी ऑनलाइन रखना पड़ेगा बच्चे। हाँ चलेगा। क्लासेस का डिस्कशन का शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हो रहा है। द रीजन बीइंग वही है कि मतलब सिलेबस के हिसाब से, तो या तो 1 बजे के बाद रखूंगा क्लास में, पूछना अगर तो कभी क्लास लाई लास्ट तो, अदरवाइज ऑनलाइन होगा डिस्कशन अभी। चलेगा? क्लासेस में डिस्कशन में 1 या 2 सवाल ले पाऊंगा, आप जो कहोगे टेढ़ा होगा। एक साथ पूरा डिस्कशन अभी पॉसिबल नहीं होगा। अगर आखिरी क्लास आई तो फिर 1 बजे के बाद, ठीक है? ये पॉइंट लिख लेना, डेल्टा एनजी नेगेटिव पॉजिटिव, यही समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास डेल्टा एनजी से, ठीक है? बस लिखे रहना, यहीं पे छोड़ देना। अपने को एक्सो एंडो पहचानना पड़ेगा, और एक्सो एंडो पहचानने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें याद होनी चाहिए। एक्सो कैसे लिखते हैं, एंडो कैसे लिखते हैं, फील क्या है, डेल्टा एच, और सबसे अहम कड़ी जो आपको इस चैप्टर बचाएगी वो है डेल्टा एनजी। ठीक? डेल्टा एनजी पॉजिटिव, डेल्टा एनजी नेगेटिव तो। अब जिन बच्चों को नहीं याद होता उनके लिए डेल्टा एच नेगेटिव था, डेल्टा एनजी भी नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव चल रहा था, है ना? जिनको नहीं याद होता उनके लिए, जिनको याद हो जाए कोई दिक्कत ही नहीं है। और डेल्टा एनजी पॉजिटिव क्या होगा? एंडो। इसको सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, लिखे रहना बस, यहीं पे लिख लिया, नीचे हेडिंग डाल देना बस, डेल्टा एनजी, बस हेडिंग डाल देना डेल्टा एनजी, बस, और छोड़ देना। चलेगा? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन वालों, नहीं ऑनलाइन वाले तो सोते नहीं है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। बंद कर दूं?